स्वतंत्र है, उस पर आरोप है, वो कहीं भी जाए, किसी भी कोर्ट में जाए तो आरोप से थोड़ी बच सकता है। जो आरोप लगा है वो तथ्यों के आधार पर आरोप लगा हुआ है, और किसी भी कोर्ट में वो जाएंगी तो आरोप का जवाब तो वहां देना ही पड़ेगा, और जवाब उनके पास नहीं होगा तो उनकी गिरफ्तारी होगी और वो जाएंगी जेल। मेरे को तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट में इसका पिटीशन फेंका जाएगा, क्योंकि ये खुद जब सीबीआई मांग रही थी और इसको मुंबई पुलिस पे विश्वास ही नहीं था, और आज तक मुंबई में कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ है, तो किस बुनियाद पे मुंबई के पास ट्रांसफर मांग रही है? मुंबई पुलिस जांच नहीं कर रही थी। मुंबई पुलिस फॉर्मेलिटी की है कि पूछताछ के किन्हीं को बुला के पूछ रहे हैं, आप किस बेसिस पर पूछ रहे हैं, कौन सा आरोप के तहत पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। तो उनको तो पहले आरोप तय करना चाहिए, फिर लोगों का नाम लाना चाहिए, उसके बाद पूछताछ करना चाहिए। फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होता है और पल्ला झाड़ने वाली बात है, इसलिए इस तरह का कहा जा रहा है। हम तो यहाँ तक बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि पटना हाईकोर्ट के आदेश दिया जाए कि वो इस इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग करे, जिसमें कि सही अंजाम सुशांत सिंह के परिवार को जस्टिस मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की, लेकिन उनके चाहने वालों को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर था। अब सुशांत के परिवार वालों के संगीन आरोपों ने केस को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। सुशांत के पिता सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। परिवार वाले यहां तक कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने भूत प्रेत की कहानी सुनाकर सुशांत का घर बदलवा दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सुशांत के प्यार को रिया ने हथियार बना लिया? ये रिपोर्ट तो जरूर देखिए, लेकिन आज इस बुलेटिन में हम आपके सामने ऐसे ऐसे मेहमान लाएंगे जो एक एक कहानी का किस्सा, पूरी परतों को खोलेंगे आपके सामने, क्योंकि न सिर्फ हमारे साथ वो वकील होंगे जो सुशांत के पिता की तरफ से पूरा मामला कोर्ट में रख रहे हैं, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके घर पर जब उनका शरीर पड़ा हुआ था, उस वक्त पर उनके पहुंचने वाले सबसे पहले दोस्त संदीप सिंह आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। संदीप को दिखाइए फिर से। संदीप इतने करीबी दोस्त थे सुशांत सिंह राजपूत के कि वो हर राज इनके साथ शेयर करते थे, हर जगह साथ जाते थे, मुंबई में सपने भी साथ देखते थे क्योंकि बिहार के ही थे। और संदीप हमें बताएंगे कि जब उस दिन ये खबर आई कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है और वहां पर उनके बेडरूम में ये पहुंचे थे, इन्होंने क्या देखा था। संदीप के साथ और साथ ही वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास सिंह साहब। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में क्या चल रहा था, ये अब सवालों के घेरे में है। क्या सुशांत सिंह राजपूत को उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ब्लैकमेल कर रही थी? लोग स्वतंत्र है, उस पर आरोप है, वो कहीं भी जाए, किसी भी कोर्ट में जाए तो आरोप से थोड़ी बच सकता है। जो आरोप लगा है वो तथ्यों के आधार पर आरोप लगा हुआ है, और किसी भी कोर्ट में वो जाएंगी तो आरोप का जवाब तो वहां देना ही पड़ेगा, और जवाब उनके पास नहीं होगा तो उनकी गिरफ्तारी होगी और वो जाएंगी जेल। क्या सुशांत सिंह की निष्पक्ष जांच अब सिर्फ सीबीआई कर सकती है? देखिए, महाराष्ट्र पुलिस को या महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई इंक्वायरी कराने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये जो अधिकार है सिर्फ पटना पुलिस को, पट बिहार सरकार को है। क्योंकि जहां एफआईआर दर्ज होगा वहीं एफआईआर जा सकता है ना सीबीआई को। मुंबई में तो एफआईआर ही दर्ज नहीं, तो क्या सीबीआई को भेजेंगे वो? हमारा ही मानना है कि हम तो यहां तक बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि पटना हाईकोर्ट के आदेश दिया जाए कि वो इस इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग करे, जिसमें कि सही अंजाम सुशांत सिंह के परिवार को जस्टिस मिले। क्या सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद वो पूरी दुनिया से कट चुके थे? कि जो आदमी 1.5-2 साल पहले इतना मिलनसार था, इतना शेयर करता था मेरे साथ, मैं अब सिर्फ अपनी बात करूंगा, दूसरों का नहीं करूंगा, वो एकाएक इतना लूनर कैसे हो गया, इतना दूर कैसे हट गया? एकदम अजीब सा लगा कि सडनली लगाया गया है कि बहुत ऑफर आते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती उस ऑफरों को स्वीकार करने नहीं देती थी, और ये भी कहती थी कि उसमें मुझे हीरोइन रखो। इस तरह का भी दबाव था, जैसे कि एफआईआर। ये बातें भी बहुत दिनों से हो रही हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत है नहीं, तो आई मीन ये स्पेकुलेशन के में जाता है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि वो उनका फोन्स लेने लगी थी। मैं भी इसका ये हूँ शिकार। व्हाट कैन आई से, मतलब आई हैव आल्सो बीन ट्रीटेड दैट वे कि वो उठाती थी उनका फोन, वो अटेंड करती थी कॉल्स।
शायद वो डिसाइड करती थी कि कौन किससे वो बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती का वो कैसा जाल था कि सुशांत की जिंदगी उसमें दम घुटने से सांस नहीं ले पाई। परिवार वालों, दोस्तों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की जिंदगी में ऐसी अशांति पैदा की कि वो पूरी दुनिया से दूर हो गए। सुशांत के पिता केके सिंह ने पटना में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के खिलाफ धोखाधड़ी और खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया। रिया के खिलाफ जिन धाराओं पर जांच चल रही है वो है 341 और 342 यानी गलत तरीके से रोकना, 380 यानी चोरी, 406 यानी भरोसा तोड़ना, 420 धोखाधड़ी और 306 खुदकुशी के लिए उकसाना। बिहार पुलिस अब मुंबई में इस मामले के हर किरदार से पूछताछ कर रही है। एफआईआर के मुताबिक सुशांत ने मीतू को ही बताया था कि रिया उसके इलाज के कागजात ले गई है और उसे धमकी दे रही है कि वो पूरी दुनिया को बता देगी कि वो पागल है। यही नहीं, सुशांत को डर था कि रिया कहीं उन्हें उनके मैनेजर दिशा सालियान की खुदकुशी के मामले में न फंसा दे। अब तक मीतू ने मुंबई पुलिस को बयान नहीं दिया था, लेकिन पटना पुलिस पर भरोसा दिखाते हुए सुशांत की बहन ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। आज उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से भी मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है। जो उनके फादर ने, क्योंकि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। इधर परिवार और वकील सभी मुंबई पुलिस की तफ्तीश पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच से साफ इनकार कर दिया। इससे परिवार और फैंस में गुस्सा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं इस जांच में, मुंबई पुलिस जांच नहीं कर रही। मुंबई पुलिस फॉर्मेलिटी की है कि पूछताछ के किन्हीं को बुला के पूछ रहे हैं। आप किस बेसिस पर पूछ रहे हैं, कौन सा आरोप के तहत पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। तो उनको तो पहले आरोप तय करना चाहिए, फिर लोगों का नाम लाना चाहिए, उसके बाद पूछताछ करना चाहिए। फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होता है और पल्ला झाड़ने वाली बात है, इसलिए इस तरह का कहा जा रहा है। इधर एलजेपी नेता चिराग पासवान, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मायावती ने खुलकर सीबीआई जांच की मांग की है। मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार अगर इस केस को सीबीआई को हवाले करती है तो कहीं ना कहीं उनके जितने भी फैंस हैं, समर्थक हैं, उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जी के परिवार को और उनको जो है न्याय मिले और ये ऐसी जो घटना हुई है दोबारा घटना ना हो। एफआईआर में सीधा आरोप और बिहार पुलिस की तेजी से बढ़ रही तफ्तीश के बीच घबराकर रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली और ये दलील दी कि सुशांत के परिवार ने पटना में मामला दर्ज कराया तो केस मुंबई में शिफ्ट होनी चाहिए। सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताया तो रिया ने एक ही केस में 2 जगह जांच पर सवाल उठा दिया। इस पर सुशांत के पिता भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ संदीप सिंह जुड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे सुशांत सिंह राजपूत के। संदीप, आपके जरिए सब कुछ जानना चाहेंगे, जो भी आपका उनके साथ रिश्ता था। वो भी बिहार के थे, आप भी वहां के थे, आप लोगों ने सपने कई एक साथ मुंबई में देखे थे, काफी वक्त साथ बिताया था। 2-3 बातें जो हर कोई जानना चाहेगा। आखिरी बार उनसे कब आपकी बातचीत हुई थी? क्या आपको ऐसा पता था कि वो किसी तनाव से गुजर रहे हैं? आपको उनकी मौत की खबर कैसे मिली और जब आप वहां पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? संदीप जी। अंजना, आपके 4 सवाल हैं, पर सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि सुशांत एक खुश मिजाज लड़का था। उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। उसको पता था कि उसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे करना है, क्या क्या लोग चाहते हैं उससे, उसको कितना प्यार मिलता है। वो उसको सही और गलत का अंदाज़ा बहुत अच्छे से था। जैसे आप देखोगे कि पवित्र रिश्ता में एक टॉप पे टीवी पे आने के बाद उसने डिसाइड किया कि अब उसको फिल्मों की तरफ रुख करना है और टॉप एक्टर होने के बावजूद उसने पवित्र रिश्ता छोड़ दिया और छोड़ने के बाद 3 साल घर पे बैठ के उसने तैयारी की कि उसको फिल्मों में कैसे आना है, क्योंकि बट ऑब्वियस कि सीरियल से फिल्मों में आने के लिए एक अलग तैयारी, एक अलग सोच की आपकी पहचान होनी चाहिए।
और उसकी तैयारी में वो दिल से लग गया था। और मुझे याद है कि जब मैंने उसको सरस्वती चंद्र सीरियल ऑफर किया था तो उसने बहुत प्यार से मुझे बैठ के समझाया था कि भाई मैं ये नहीं, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मेरी सोच कुछ और है, मुझे अच्छी फिल्में करनी है, मुझे अच्छी कहानियाँ कहनी है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपके साथ हूँ इस पे। और वहाँ से हमारी दोस्ती आगे बढ़ी थी। वो हमेशा डांस, हमेशा अपनी जिम, एक्सरसाइज, लोगों के लिए भला करना, सोशल वर्क करना। अगर आप देखोगे तो कई बार सुशांत का नाम आता है कि वो 1 करोड़ रुपया उन्होंने दान कर दिया, वो इस समय लोगों का साथ दे रहे हैं। एनिमल लवर इंसान था, उसको म्यूजिक का बहुत शौक था, उसको खाने पीने का बहुत शौक था। तो ऐसा इंसान, खुश मिजाज इंसान था वो, और सही सोच, सही दिशा पे जाने वाला इंसान। वो इंसान का जब मुझे न्यूज पता चला तो बट ऑब्वियस अंजना, यू विल बी शॉक्ड कि मैं अपने दोस्त के घर संजीव जी के घर में पहुंचा। मेरी बिल्डिंग में ही रहते हैं, और मैं उनके घर पे जब पहुंचा तो आज तक न्यूज चैनल चालू था। मैंने बेल दबाया और उनके घर में एंटर किया और देखा कि ये न्यूज आज तक पर ही शुरू था। तो मैं बिल्कुल नमसा शॉक्ड हो गया था और मुझे 10 मिनट के लिए कुछ समझ में नहीं आया। और फिर मैं वहां से घर से निकला और सुशांत के घर पे पहुंचा। जब पहुंचा तो बट ऑब्वियस पुलिस हमें ऊपर जाने नहीं दे रही थी, तो हम नीचे ही खड़े थे। और एक बार जब सुशांत के बॉडी को लिफ्ट से लाया गया और रखा गया स्ट्रेचर पे, और जब वो एम्बुलेंस में लेके चले गए वो लोग, तब पुलिस ने हमारा नंबर लिया और हमसे बातचीत की। और उसके बाद उन्होंने हमें कॉल किया और हमें बताया कि कूपर हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम के लिए उनको लेके जा रहे हैं। और फिर हमें वहाँ बुलाया गया और फिर हम वहाँ गए, और जो भी फॉर्मेलिटीज थी सारे पेपर वर्क की, वो एक तरफा किया गया। तो आप उस घर में अंदर जा पाए थे? क्या आपने उनकी बॉडी को निकलते हुए देखा था? बॉडी को पास से आप देख पाए थे? नहीं अंजना, ये बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका, कि मैं अपने दोस्तों के साथ उनके लिफ्ट के पास ही खड़ा था, क्योंकि ऊपर जाना पुलिस ने अलाउ नहीं किया था, कोई भी नहीं जा सकता था। एक बार जब बॉडी एम्बुलेंस से चली गई, पुलिस ने हमसे बातचीत कर ली, फिर हम सब ऊपर गए कि अब आगे क्या करना है। उसके बाद मैं और मीतू दीदी एक गाड़ी में कूपर हॉस्पिटल के लिए निकले, क्योंकि सारी डॉक्टरों से बातचीत करनी थी। पुलिस ने बोला था और डिटेल्स चाहिए थे सारी चीज़ों का, एक आधार कार्ड लेके जाना था, एक लाइसेंस लेके जाना था। तो वो एक परिवार के सदस्य को जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं मीतू दीदी को लेके हॉस्पिटल गया था और वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी हुई, और उसके बाद हम वापस घर चले गए और घर पे ही थे हम। वहाँ पर उसके आपने बाद क्या हमको बताया जा रहा था, एक एक स्टेप पुलिस हमें हेल्प कर रही थी, बताया जा रहा था। क्या कुछ बताया जा रहा था? क्योंकि कई बार ऐसा होता है संदीप जी की उस वक्त बहुत सारी चीजें नहीं होती है, पर इस 1 महीने में काफी वक्त आपको मिला होगा रिफ्लेक्ट करने के लिए कि आपने क्या देखा था, क्या कुछ खटका था उस कमरे में, कहीं आसपास। अगर एक बार नरेट कर सके आप हमारे दर्शकों के लिए कि आपने क्या देखा था। जी नहीं अंजना जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इस 1 महीने बाद भी आप इमोशंस को समझ रहे हो एज अ जर्नलिस्ट। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब हम घर पे गए तो बट ऑब्वियस ऊपर के घर पे वो सारे हादसे हुए थे, तो वहाँ वो रूम में तो किसी को अलाउड ही नहीं था। तो रूम के बाहर से, क्योंकि बगल में एक रूम था और हमें कुछ पेपर लेना था बगल के रूम से, मुझे और मीतू दीदी के पास, तो वो रूम में जाते वक्त वो रूम को क्रॉस किया था हमने, और वो रूम में जब देखा था तो कुछ नहीं, पुलिस बैठ के सारी कार्रवाई पूरी कर रही थी। दैट्स ऑल, इट वाज वेरी सिंपल। और उसके बाद हमें उसके बाद हमें वापस कूपर हॉस्पिटल बुलाया गया कुछ पेपर्स के साथ, और फिर हमें टाइम धीरे धीरे बताया गया कि हम इतने बजे पोस्टमार्टम करेंगे और ये होगा, वो सारी चीज़ें। फिर रात को जब पोस्टमार्टम हुआ तब हमको बताया गया। तो इट वाज मुंबई पुलिस ने हमें सारी बातें बता के ही कर रही थी, और हॉस्पिटल भी हमें एक एक बात की जानकारी देते हुए ही कर रही थी सारा काम। पर लेकिन उस समय हमको फैमिली भी आ रही थी पटना से और दिल्ली से और चंडीगढ़ से, तो वो भी सब ध्यान देना था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम सब ब्लैंक थे, बिल्कुल ही ब्लैंक थे। जैसे हमको बोला जा रहा था हम सब उसी चीज को फॉलो कर रहे थे। इसके लिए अगर आप देखेंगी तो जब अंतिम संस्कार भी हुआ तो हमको जैसे पुलिस ने बोला कि इतने बजे हम आपको सौंप देंगे, तो हम एम्बुलेंस में बैठे और उसके बाद हम शमशान भूमि चले गए और फैमिली सीधा वहां पे आई, और फिर हम जो भी क्रियाक्रम था हमने किया और हम सब वापस अपने अपने घर आ गए।
क्या रिएक्शन था? मीतू जी आप बता रही हैं उनकी जो एक बहन है वो आप लोगों के साथ थी, आपके साथ थी, आप दोनों मिलकर सारी जो वहां की फॉर्मेलिटीज थी वो सब पुलिस के साथ कर रहे थे, लेकिन हम सबका भी यही रिस्पॉन्स था कि क्या कोई सुसाइड नोट कुछ भी ऐसा छोड़ा है? ये बात आप लोगों के भी मन में आ रही होगी, आप लोगों ने वहां पर कुछ ऐसा देखा कुछ, और कमरे में जिस तरह से फांसी लगी थी कुछ समझ में आपने कि हम सबके मन में यही है, और मेरे मन का हम छोड़ के अगर बात करें कि पूरी हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड यही जानना चाहता है कि क्या हुआ था, ऐसा क्या सिचुएशन आ गया कि ये ऐसी घटना घट गई हम सबके जिंदगी में। तो मीतू दीदी और ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, वो सब स्तब्ध थे, शॉक थे बिल्कुल, और हम सब भी शॉक थे क्योंकि हम सब बार बार यही हो रहा था कि रियली में ऐसा कुछ हो गया है, क्या सुशांत के साथ ऐसा हो चुका है, या क्या सुशांत ने ऐसा कर लिया। सब हम अद्भुत थे क्योंकि घर पे सिर्फ एक मैनेजर और 3 या 4 नौकर थे, तो हम सब शॉक थे और वो लोग भी शॉक थे, सब रो रहे थे और कोई एक दूसरे से क्या बात करे क्या नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और पुलिस बट ऑब्वियस अपना फॉर्मेलिटी पूरी अच्छे से कर रही थी, तो वो सारी चीजें हमको हम सिर्फ उस समय फॉलो ही कर पा रहे थे, बट उस समय हम होश में नहीं थे। और मीतू दीदी का तो वो सिचुएशन ही नहीं था कि वो बेचारी कुछ बोल पाती या कुछ कर पाती, वो तो बिल्कुल ही ब्लैंक थी क्योंकि उनको ये था कि उनके गुलशन ने ऐसा कर कैसे लिया। तो वो सारी चीजें हम लोग अभी भी सोचते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये सचमुच ऐसा हो गया क्या। हम सब अभी भी शॉक थे अंजना जी, हम सब इसका सवाल और पूरी हिंदुस्तान इसका सवाल कर रही है। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि प्लीज अब ये सीबीआई इंक्वायरी पे चली जाए। और मैं बोलता हूं कि मैंने तो कई जगह यूट्यूबर्स ने मुझे भी बताया कि मैं मर्डरर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। मैं बोलता हूं जो भी है, मैं बोलता हूं अगर आपको लगता है कि मैं मर्डरर हूं या कोई और है, सब पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सबकी पूरी अच्छी तरीके से खोज होनी चाहिए ताकि हम सबके सामने सही बात सही तरीके से आ जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से अभी सारी चीजें हो रही है, परिवार, हाँ जी बोलिए। लास्ट टाइम आपकी उनसे कब बात हुई थी? वो टच में नहीं थे। परिवार का आरोप है कि रिया की वजह से वो पूरी दुनिया से, दोस्तों से, परिवार से कट गए थे। क्या रिया को आप जानते थे? नहीं, रिया को मैं बिल्कुल कभी मिला नहीं, ना कभी जानना चाहूंगा, ना कभी जानता हूं। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि परिवार वाले जो कह रहे हैं, वो अगर 43 डेज बाद कह रहे हैं ये बात, तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि कोई भी इंसान को किसी के परिवार से अलग नहीं किया जा सकता है। तो आई एम श्योर कि सुशांत परिवार से तो बात कर ही रहे होंगे, और परिवार ने अगर 43 डेज बाद अंजना जी ये स्टेप लिया है तो बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि बट ऑब्वियस मैं जानता हूं परिवार एक शॉक में था और अब थोड़े से उभरे होंगे तो उनको समझ में आया होगा कि एक इंसाफ तो चाहिए जो पूरे देश की आवाज है। इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा एक्टर, इतना अच्छा इंसान, इतना मन मौजी इंसान, वो इंसान ऐसे कैसे जा सकता है? एक पिता अपने पुत्र को, एक बहन अपने भाई को कैसे खो सकती है इस तरीके से? ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं और अब इस सवाल का जवाब अब चाहिए, इसके लिए ये स्टेप ली गई है। संदीप, और ये स्टेप पे अब बस जस्टिस मिले और सही बात सामने आ जाए। संदीप आप बने रहिए प्लीज हमारे साथ। विकास सिंह भी जुड़ रहे हैं जो कि वकील है इस पूरे मामले में। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज की है। विकास जी धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के लिए। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ये एफआईआर और पूरा मामला, अब वो पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट ये कहने के लिए कि एक ही केस की 2 जगह पर इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं, और ये भी कह रही हैं कि मुंबई पुलिस ही करे। क्यों चाहती है रिया चक्रवर्ती? नहीं पा रहा आपकी आवाज। क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या अब आ रही है सर? अगर आती है तो हाथ उठाइएगा जरूर। कोई आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आपका फोन फिर से कनेक्ट कराते हैं, जल्दी से उनका फोन फिर से कनेक्ट कराइए, लाइव लेंगे उनका जल्दी से। संदीप जी, 161 में बयान दर्ज होता है, क्या मुंबई पुलिस या बिहार पुलिस जो वहां पर आई है, दोनों में से किसी ने आपका बयान दर्ज किया है अभी तक? जी नहीं, अभी तक नहीं दर्ज किया है। और जो भी मुंबई पुलिस को मुझसे जानकारी चाहिए थी वो सब उन्होंने मुझसे ले चुके हैं, और जितना मुझे सपोर्ट करना है या करूंगा, वो जो भी सपोर्ट चाहिए वह मुंबई पुलिस को हो या बिहार पुलिस हो,
मैं पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं और कर रहा हूं। अगर आप देखेंगी कि जो मेरा और सुशांत का रिश्ता था, मैं एक मिनट भी नहीं सोचा, मैं वहां पे एक जगह पे पहुंच गया और जितनी भी विधि या चीजें होती है वो परिवार के साथ मिलकर एक अच्छे दोस्त की तरह निभाया हूं और निभाऊंगा। ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मेरी दोस्ती कितनी गहरी थी या कितनी थी। एक दोस्त दोस्त ही रहता है, चाहे अगर हम परिवार से या दोस्त से 6 महीना 7 महीना नहीं मिलते तो हमारी दोस्ती खत्म नहीं होती, खराब नहीं होती। लेकिन मुश्किल में एक अच्छे दोस्त की तरह एक हर इंसान, आप भी अपने दोस्तों के लिए खड़ी रहेंगी अंजना जी, आई एम श्योर। आज किसी भी मुसीबत उनके परिवार के साथ। ये आपने खुद जिक्र किया कि कुछ लोग हैं जो इधर उधर सोशल मीडिया पर उड़ा रहे हैं, आप पर शक जाहिर कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? कई जगहों पर कहा जा रहा है कि उस कमरे में गए थे तो छत कितनी ऊपर थी, वहां पर किस तरह का फंदा लटका हुआ था, क्यों नहीं, ऐसा कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है, ये आपको क्या लगता है? देखिए, जो यूट्यूबर्स है सबके अंदर ना एक, लोग कहते हैं कि गुस्सा है, मैं कहता हूं गुस्सा नहीं है, लोगों के अंदर एक इमोशन है, लोगों को सच्चाई जानना है। तो लोग जो अपने दिमाग में सोच रहे हैं, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि लोग उसको अपने YouTube के जरिए, भले मेरे बारे में खराब लिख रहे हो या XYZ के बारे में खराब लिख रहे हो, लेकिन वो लोग व्यक्त कर रहे हैं उनकी भावनाएं, उनकी सोच, उसको रोकना उसको गलत है। मेरे हिसाब से सब इंसान को व्यक्त करना चाहिए जो भी बात उनको कहनी है। लेकिन आप, अगर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आरोप लगाने के पहले, हाँ जी बिल्कुल, अब तथ्यों की बात होनी चाहिए, उसके बाद ही आरोप लगना चाहिए। संदीप, दिल पे हाथ रख के बताइए, आपको यकीन होता है कि सुसाइड है? कई लोग ये मामला उठा रहे हैं, कई पॉलिटिशियंस भी उठा रहे हैं, जिनको लगता है कि कुछ ना कुछ फाउल प्ले है, कुछ गड़बड़ है। आपको ये मतलब सुसाइड, क्योंकि आपने भी कहा कि 3 साल वेट किया था पवित्र रिश्ता के बाद एक बॉलीवुड में एंट्री के लिए, वो व्यक्ति इतना अधीर कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि किसी इंसान को अगर इतना नाराज होना है तो वो अपने स्ट्रगल डेज में नाराज होगा अंजना जी। वो अपने स्ट्रगल डेज में नाराज होगा जब उसके पास काम नहीं थे, पैसे नहीं थे और वो फिल्मों का इंतजार कर रहा था। एक इतना बड़ा स्टार जो सोन चिड़िया, धोनी जैसी फिल्म, ब्योमकेश बख्शी, शुद्ध देसी और रोमांस और छिछोरे, केदारनाथ जैसी फिल्में देने के बाद अगर ये स्टेप के लिए वो इस मोड़ पे आ जाता है, मतलब क्या वजह होगी, क्यों? वो बात हम सबको नहीं समझ में आ रहा है, ना परिवार वालों को, ना उनके फैंस के, ना उनके दोस्तों को। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विकास जी जब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिल्कुल किसी को यकीन नहीं हो रहा, विकास जी किसी को यकीन नहीं हो रहा, और आप पूरे मामले को अब आगे ले जा रहे हैं उनके पिता के वकील की तरफ से। मेरा पहला सवाल आपसे यही, हमारे साथ कई अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले विकास जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, और वो सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट तक चली गई हैं। वो कह रही हैं कि एक ही मामले की 2 जगह पर क्यों जांच होगी, अलग अलग तरीके से मुंबई पुलिस ही करे। आपको क्या लगता है, उनका क्या इंटरेस्ट है कि मुंबई पुलिस ही मामले की जांच करे? क्योंकि मुंबई पुलिस तो अभी तक रिया वाले एंगल पर गई नहीं थी, बावजूद इसके कि परिवार ने कंप्लेंट किया था। अगर मैं सही हूं तो पूरी बात बताइए, क्या उनके पिता ने कंप्लेंट की थी मुंबई पुलिस से? मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं इस लीड पर आगे काम किया? आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्यों मुंबई पुलिस से ही जांच करवाना चाहती हैं रिया चक्रवर्ती? देखिए अंजना जी, 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के पहले एफआईआर दर्ज करना सबसे जरूरी होता है। जब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कह रखा है कि पहले एफआईआर दर्ज होगा तब इन्वेस्टिगेशन होगा। और पटना में एफआईआर दर्ज हो गया है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, तो इन्वेस्टिगेशन एक ही जगह हो रहा है, 2 जगह नहीं हो रहा है। जो मुंबई में हो रहा है वो तमाशा हो रहा है, पूरे बॉलीवुड को बुला के पता नहीं किस बात की इंक्वायरी हो रही है। अगर नेपोटिज्म हो या ना हो फिल्म इंडस्ट्री में, इट इज नॉट डिस्क्लोजिंग ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, और कॉग्निजेबल ऑफेंस जब तक नहीं डिस्क्लोज करता है तब तक कोई उस तरह की इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, पूरे देश के आंख में धूल झोंका जा रहा है कि भाई हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस को कर रहे हैं, बट सुशांत सिंह राजपूत के केस को वो कर ही नहीं रहे, कुछ और ही कर रहे हैं। सो दिस इज द लीगल पोजीशन। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली, जो इन्होंने अब मुंबई पुलिस को ट्रांसफर किया है और इनका जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फाइल किया, मेरी कॉपी मेरे पास है, उस पिटिशन में इन्होंने खुद ही कहा है कि मैंने मांग की थी कि केस को सीबीआई में ट्रांसफर की जाए। क्यों सीबीआई में कोई ट्रांसफर मांगेगा? तभी मांगेगा ना जब उसको मुंबई पुलिस पे विश्वास नहीं होगा कि मुंबई पुलिस हमको न्याय नहीं दिला पाएगी, इसलिए आप सीबीआई में जाएं।
उसके बाद अब जब मुंबई पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, एफआईआर नहीं दर्ज किया, तो पटना में जब एफआईआर दर्ज हो गया, अब ये जाके सुप्रीम कोर्ट में कह रही हैं कि इसको वापस मुंबई पुलिस भेज दिया जाए। अगर उनका एक्चुअल दुख था सुशांत के मरने का और वो एक्चुअल चाहती हैं कि इसके तह तक जाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का उनका पिटिशन ये होना चाहिए था कि बिहार के पुलिस से ट्रांसफर करके इसको सीबीआई में भेजा जाए, जो कि उनका पहले से डिमांड था। तो जो सीबीआई का डिमांड था वो एक लिप सर्विस था, वो एक विक्टिम कार्ड वो क्लिप प्ले करना चाह रही थी, जिसमें कि उनके ऊपर नजर ना पहुंचे और मुंबई पुलिस उनको बचा ही रहा था, वो बचाता रहे और मामला रफा दफा हो जाए। मुंबई पुलिस बचाता रहे क्यों? ठीक है विकास जी, आप, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो आप कह रहे हैं, मुंबई पुलिस बचाता रहे क्यों, क्या हो सकती है वजह? देखिए अब क्या हो सकती है, तो अंजना जी आप बेटर जानती हैं, आप रोज डील कर रही हैं इस तरह के पुलिस के मामले और तरह तरह के जो आजकल कैसे पुलिस गुमराह करता है, क्या कंसिडरेशन होगा, किस वजह से कर रही है, कोई उनकी पहुंच है किसी के पास, क्या वजह है, ये तो बड़ा ही मुश्किल है। या 15 करोड़ उनके पास है तो आज के दिन पैसा भी बहुत है उनके पास, इसलिए वजह का हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास कोई तथ्य नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल हमारे पास एविडेंस है, जो एक्चुअल हो रहा है, जब 25 फरवरी को परिवार ने कहा था सुशांत के मरने के पहले कि हमको खतरा है, कौन लोग जिनके साथ सुशांत घिरे हुए हैं और उनकी देखरेख की जाए, और उसके बाद जब मौत में भी हमारे परिवार के सब लोगों ने कहा कि भाई ये देखिए कि जो इनके साथ था, जो इनका मेडिकल रिकॉर्ड देख रहा था, उसकी छानबीन कीजिए। तो वो उस डायरेक्शन में ना जा करके ये बिल्कुल एक ऐसे डायरेक्शन में चले गए हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाएगा। मतलब वो डायरेक्शन ऐसा है कि जैसे कि आसमान की तरफ चला जा रहा है, उसमें कोई अंत नहीं नजर आ रहा है उस डायरेक्शन का, और वो चलता रहे, शायद वो हो सकता है महीनों चलता रहे, पूरे यूनिवर्सिटी को बुला ले, इंडस्ट्री में फिर उसके बॉल बॉयज, उसको जो बॉयज होते हैं उसको बुलाए, कैमरामैन को बुलाए, पता नहीं किसको बुलाएंगे, लेकिन किस बारे में बुला रहे हैं, क्या है ऑफेंस उनके हिसाब से, क्या है जिसकी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, ये तो पता है मुंबई पुलिस। अगले अहम किरदार अब तो उसके इस पिटीशन के, सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन के बाद तो बिल्कुल मैं लौट रही हूं सर आपके पास, पिटीशन के बाद तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कहीं ना कहीं इनको साठगांठ थी उनकी मुंबई पुलिस के साथ। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। अगले किरदार जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे वो है संजय झा, कैबिनेट मंत्री हैं बिहार सरकार में, और आप ही के पास सबसे पहले, चूंकि मुंबई पुलिस से बात हुई थी लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आपसे संपर्क किया, आपने बिहार पुलिस में मामला कैसे आगे बढ़ेगा और मुख्यमंत्री से बात की और पूरे मामले को आगे ले गए। क्या थी परिवार की शिकायत संजय झा जी? क्या उन्होंने आपको बताया था कि मुंबई पुलिस उनकी दी हुई लीड पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ काम नहीं कर रही है? क्या कहा था उन्होंने? जल्दी से। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। उनके परिवार के लोगों ने संपर्क किया, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी संपर्क किया, उनको सारी बात बताई। उनका कहना था कि जिस डायरेक्शन में वो चाहते हैं उस डायरेक्शन में चीज़ें नहीं जा रही हैं। और जैसे अभी बता रहे थे विकास जी, जो वहाँ पर कोई एफआईआर भी नहीं था, और उनके पिताजी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है, सबसे ज़्यादा तो उनका फैमिली और जो 74 साल के उनके पिताजी हैं वो भुगत रहे। जो उनका एक जवान लड़का चला गया और वो पटना में रहते हैं, वो कैसे ट्रैवल करेंगे पटना से जाकर के, उस माहौल में उनको कहाँ से जस्टिस मिलेगा। तो वो जब यहाँ पर आए तब बिहार पुलिस यहाँ पर उनका केस रजिस्टर की। पहले तो कोई केस रजिस्टर नहीं था और बिहार पुलिस इमीडिएटली मुंबई पहुंच गई है और उस मामले की जांच कर रही है। और ये उनके जितने फैंस हैं बिहार में हो, देश भर में हो, सबकी यही इच्छा है कि इमीडिएट न्याय मिले और त्वरित मिले, दूध का दूध और पानी का पानी हो और जल्दी हो, इसमें बिना डिले किए हुए। संजय जी, पिता ने क्या कहा? मुंबई पुलिस से उनकी बात हुई थी, उन्होंने रिया की तरफ इशारा किया था जी? नहीं, उनका जो भी जो उनके एफआईआर में सारी बातें लिखी हुई हैं वो तो बिल्कुल स्पेसिफिक नेम के साथ दिया हुआ है। और जो बिहार पुलिस गई है, जो उनके एफआईआर का कॉपी है, उन्होंने स्पेसिफिक नेम्स दिए हैं, उसका डिटेल्स दिया है। और यहाँ तक था कि भाई जो जब उनका मॉर्निंग पीरियड चल रहा था
उस समय भी उनको मुंबई पुलिस कह रही थी कि जो कुछ प्रोडक्शन हाउसेज है उन्हीं का उनका नाम लीजिए। इनको, इनके परिवार को भी अजीब लगा कि भाई उससे तो वो तो अलग कुछ है, इनका तो जो उन्होंने अपने एफआईआर में दिया है वो तो कुछ और बात है, उस डायरेक्शन में जांच नहीं जा रही है। और मुंबई पुलिस बहुत स्ट्रेट नहीं दिख रही है इस जांच के प्रति। तो तभी तो, नहीं तो अगर वो जांच ठीक कर रही होती, सही में 43 डेज हो गया, उसका डायरेक्शन सही होता, तो परिवार को बिहार पुलिस से क्यों जाकर के मदद मांगना पड़ता, या बिहार में आके क्यों एफआईआर करना होता उनको, जब उनको लगा कि डायरेक्शन बिल्कुल सही नहीं है उनका, वो कहीं और इस केस को ले जा रहे हैं। तभी तो एफआईआर में तो बिल्कुल स्पेसिफिक नेम्स है जो दिया हुआ है, और उसी आधार पे जांच हो रहा है। माजिद मेमन साहब और उज्जवल निकम जी को अब मेरे साथ दिखाइए। सर, आप दोनों वरिष्ठ वकील, एक कानूनी दाव पेच जानते हैं। माजिद मेमन साहब न सिर्फ वरिष्ठ वकील बल्कि आप एक राजनेता भी हैं। आपने सुना संजय झा कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार के बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस कह रही थी उनके पिता से कि आप कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के नाम लीजिए, उनसे जांच आगे ले जाना है। रिया चक्रवर्ती के बारे में वो जानकारी दे रहे थे, उस लीड पर मुंबई पुलिस आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। ये क्या कहता है सर? देखिए अंजना जी, इस मामले के दो अलग अलग पहलू हैं जिसे हमारे दर्शकों को समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि रिया के खिलाफ जो बिहार में एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें जिन गुनाहों को शामिल किया गया है उसके दो अलग अलग कंपार्टमेंट। एक तो ये कि इल्जाम है कि रिया ने इसकी संपत्ति, इसका पैसा तो लूटा है, उसका गलत उपयोग किया है, उसको तबाह कर दिया है, उसके पैसे को दिए, जिसकी वजह से चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह वगैरह के आरोप उस पर लगे हुए। दूसरा पहलू उसका ये है जो हमारे बहस के लिए भी ज्यादा अहम है, वो ये कि इस वजह से कि रिया ने उसकी सारी संपत्ति पर धोखा देकर अब कब्जा कर लिया, खा लिया, इसलिए इस लड़के, इस एक्टर ने, सुशांत ने आत्महत्या की। आत्महत्या का कारण रिया का पैसा खा जाना है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये भी हो सकता है कि आगे चलकर रिया के खिलाफ ये बात साबित भी हो जाए कि उसने सारे पैसे खा लिए, चीटिंग कर ली, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये साबित ना हो पाए कि उसकी वजह से इसने आत्महत्या की है। तो ये दो अलग अलग ऑफेंसिव। अब रहा सवाल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का। आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामला में जब पुलिस जांच कर रही हो दखल नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट पुलिस को फ्री हैंड देती है कि पूरा जांच कर ले। और जहां तक मुंबई पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, मैं देख रहा हूँ में जना जी ये कहा जा रहा है कि पक्षपात हो रहा था या मुंबई पुलिस बराबर अपना काम नहीं कर रही थी। मैं समझता हूँ ये बात उचित नहीं है। मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, इस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है कानून क्या कहता है। जब कोई अननेचुरल डेथ होती है जैसे सुशांत की हुई तो 174 सीआरपीसी क्लेम आ जाता है। 174 सीआरपीसी के तहत किसी भी अननेचुरल डेथ पर पुलिस को इंक्वायरी करके रिपोर्ट देनी होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और एफआईआर नहीं दर्ज होता। एफआईआर दर्ज होने का एक मकाम होता है कि जब उस इंक्वायरी के तहत ऑर्गेनाइजेबल ऑफेंसेस कमिट हुए हैं, इसने किए हैं, लेकिन मेनन साहब वो सब बातें अगर सामने आती है तब वो एफआईआर दर्ज होता है। और 174 से आप 154 पे जाते हैं जब एफआईआर दर्ज होता है। बिहार पुलिस ने जल्दबाजी में वहाँ 154 का ऑफेंस रजिस्टर कर लिया है और मुंबई पुलिस पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो बराबर नहीं करे। मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। बिहार पुलिस स्टेशन ने जो काम किया है उस पर वो इन्वेस्टिगेट करें और एविडेंस कलेक्ट करें। और ऐसे मामलात में जो इतना बहुचर्चित होता है और जिसमें लोगों का इतना इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, एक बॉलीवुड का अभिनेता है, तो उसमें थोड़ा ठहर के काम करना चाहिए। जल्दबाजी से, जज्बात से नुकसान होगा और शायद कानून और व्यवस्था उज्जवल निकम जी, ठीक है जी मैं आ रही हूँ। लेकिन उज्जवल निकम जी, मेरे सवाल का वकील साहब ने बिल्कुल ही जवाब नहीं दिया। मैंने कुछ और पूछा था। मैंने ये पूछा कि जब परिवार ने शक सीधा जाहिर किया था अबेटमेंट टू सुसाइड का, तो फिर मुंबई पुलिस ने इस पर अपनी जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों कहा कि आप वहां के कुछ मीडिया हाउसेस का नाम लीजिए? ये तो पुलिस अगर इस तरह का काम करे। जी निकम साहब, इस पर ये सुशांत की डेड बॉडी डिस्कवर हुई, पता चला
तो उनके पिता और उनके परिवार के लोग मुंबई आए, उन्होंने उनकी डेड बॉडी क्लेम की। उस वक्त उन्होंने ये सब क्यों नहीं कहा रिया चक्रवर्ती के बारे में? उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस वक्त अगर उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया होता कि इतने पैसे उसने खा लिए थे, इसकी वजह से इसने आत्महत्या की, ऐसा है, तो उसकी जरूर जांच होती। पुलिस का ये कहना है, मुंबई पुलिस का, कि उसके पिता ने सुशांत। ठीक है, एक बार निकम साहब इसका जवाब दे लें, फिर विकास जी करेंगे। विकास जी बोलेंगे। ठीक है निकम साहब, ठीक है निकम साहब, मेरे सवाल का जवाब। देखिए, ना मैं बंबई पुलिस की वकालत कर रहा हूँ, बिल्कुल, ना बिहार पुलिस की वकालत कर रहा हूँ। अंजना जी, यहाँ एक कानूनी सवाल ये है कि आज एफआईआर बिहार में फाइल हुई है और उस आधार पे बिहार पुलिस ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। कानून ये कहता है 177 के धारा के मुताबिक कि कौन से कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है। हाँ। बिहार के कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है कि महाराष्ट्र के बम्बई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन। हाँ। कानून के मुताबिक सिर्फ बम्बई कोर्ट को ही यह जुरिस्डिक्शन है और इसीलिए अभी संजय झा जी बैठे हैं, बिहार के मंत्री, उन्होंने कहा है कि हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। हाँ। आपने जो एफआईआर रजिस्टर की है वो एफआईआर 0 नंबर से आपको बंबई को ट्रांसफर, महाराष्ट्र पुलिस को ट्रांसफर कानूनन करनी पड़ती संजय जी, और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन का पूरा अधिकार एफआईआर दर्ज होने के बाद शुरू होता है। इससे मैं विकास जी से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन जब भी जो पिताजी है इनके, उन्होंने जो एफआईआर पटना में दर्ज की है वो एफआईआर बिहार पुलिस को, बंबई पुलिस को भेजना पड़ेगा। अभी दूसरी रही बात, पुलिस ने, बंबई पुलिस ने क्यों नहीं शुरू किया? देखिए, जब सुसाइड किया, जब सुसाइड होने के बाद जब कोई प्राइमरी एविडेंस नहीं मिला कि क्या किसी ने इनको अबेटमेंट किया है, हवे में तो बहुत तर्क दिए जा रहे थे। मीडिया हाउस का नाम लिया जा रहा था, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम लिया जा रहा था, बड़े बड़े प्रोड्यूसर का नाम लिया जा रहा था और इसके आधार पर पुलिस के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकती। ये जरूरी नहीं है कि एफआईआर मरने वाले के लोगों ने ही देने चाहिए। अगर पुलिस को छानबीन में कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस मिलता है तो पुलिस भी खुद कंप्लेंट बन जाती। लेकिन जहां तक इनके केस में प्राइमा फेसी ये जो बंबई पुलिस इंक्वायरी कर रही है, ये इंक्वायरी का नतीजा अब तक खुला नहीं हुआ है। शायद ये भी हो सकता था कि बंबई पुलिस खुद अगर कोई एफआईआर नहीं देते थे इनके पिताश्री के, तो बंबई पुलिस के पुलिस ऑफिसर एक कंप्लेंट बन सकते थे। इसलिए आज हमें ऐसे कोई निष्कर्ष पे नहीं आना चाहिए जो संजय झा जी कह रहे कि बिहार पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर, बंबई पुलिस ने नहीं किए। इस पर कीचड़ उठाना एक दूसरे पुलिस के ऊपर ठीक नहीं है। ठीक है, इसका जवाब संजय झा जी देंगे। संजय झा जी और विकास जी को दिखाइए अगर वो साथ में है तो। विकास जी, दो वरिष्ठ वकील बैठे हुए हैं मुंबई से और उनका कहना है कि पहले ही वक्त पर जब वहां पर गए थे बॉडी लेने तो फैमिली ने रिया पर शक जाहिर क्यों नहीं किया। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस इसको बनाना ठीक नहीं है, मुंबई पुलिस अपनी तरफ से जांच आगे ले जा रही थी। संजय जी, एक छोटा सा जवाब। नहीं, मैं इसमें तो मैं लीगल पॉइंट तो वकील लोग जानेंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं आपको कि इसमें सबसे बड़े विक्टिम उनके 74 साल के बुजुर्ग पिताजी हैं जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है और 43 डेज के बाद अगर उनको लगा, क्योंकि वहाँ तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ आज तक और न ही वहाँ जो वो जरूर मुंबई पुलिस उनसे, अगर उनके फैमिली के लोग हैं जरूर उनके संपर्क में होंगे और उन्होंने कुछ लीड दिया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा। जब उनको लगा कि भाई वहाँ नहीं उस डायरेक्शन में चीजें हो रही है, तभी तो इनके ये बूढ़े पिताजी आकर के बिहार में एफआईआर दर्ज करवाते हैं और बिहार में आकर के चाहते हैं कि बिहार सरकार, क्योंकि वो ट्रेवल भी नहीं कर सकते यहाँ से जाकर के मुंबई में, न्याय तो उन्हीं को चाहिए ना। अभी हम लोग इमोशनल बात कर सकते हैं लेकिन न्याय तो उनके परिवार, उनको पिताजी को चाहिए सबसे पहले कि सबसे ज्यादा इस कॉन्सिक्वेंसेस का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, प्रभाव उनके परिवार को पड़ा है, उनके ओल्ड फादर को पड़ा है।
तो अगर वो आकर के एफआईआर कर रहे हैं और बिहार पुलिस गई है मुंबई, तो जरूर और चाहती है कि जो भी उनका पेपर है या वहां पर जो भी कागजात है या उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो सारा चीज है, वहां मुंबई पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए उसमें। हमारे पास अब दो अन्य ऐसे महत्वपूर्ण किरदार हैं जिससे और आप जान पाएंगे उनके बारे में। छोटा छोटा रिएक्शन जल्दी से लेते हैं। नीलोत्पल मृणाल जो कि करीबी फैमिली फ्रेंड है सुशांत सिंह के, और दूसरी तरफ डॉक्टर राजी अहमद जिन्होंने धोनी के वक्त कंसल्ट किया था सुशांत सिंह को। राजी जी, आपसे जल्दी से कमेंट चाहेंगे, क्या वाकई वो तनाव से गुजर रहे थे? क्या स्टेटस था उनका? जी अंजना जी, उस समय जिस समय मैंने उनको ट्रीट किया था यहाँ शूटिंग के समय में MS धोनी के, उस समय बेसिकली वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से पीड़ित थे, तो जिसके लिए मैंने उन्हें ट्रीट किया था। बट ये जरूर कहूँगा कि किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस तरह का जिंदा दिल इंसान, जिस तरह से वो अपनी चीज़ों को सीरियसली लेते थे, काम को और हर चीज़ को, जिस तरह से हमारी 2-3 मुलाकातों में हमने जितना भी इंटरेक्शन किया उनके साथ, जिस तरह का उनका बिहेवियर था, जिस तरह का उनका काम को लेकर के यकीन नहीं होता, बिल्कुल यकीन करने वाली चीज नहीं है। और हमेशा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। नीलोत्पल जी, नीलोत्पल मृणाल जी, आपने जो करीब से सुशांत को देखा और जो आज तमाम खबरें हैं, सीबीआई जांच की मांग, और लोगों का ये कहना है कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है? रिया चक्रवर्ती भी महाराष्ट्र पुलिस से ही जांच क्यों कराना चाहती है? अंजना जी, पहले तो मेरे ख्याल से जो माजिद मेमन जी और उज्जवल निकम जी है, पहले एक बार FIR पढ़ ले। FIR में लिखा है कि उस FIR में लिखा है कि उनकी साल में 5 बार बात हुई है। 15 तारीख को वो बॉम्बे आते हैं, मुखाग्नि देते हैं, 16 तारीख को वो वापस पटना लौट जाते हैं। इस 24 घंटे में उनकी मेंटल कंडीशन क्या रही होगी, और ये सोचते हैं कि पुलिस को जाके अपना स्टेटमेंट लिखा है कि मुझे इस पे शक है, उस पे शक है। वो समझ सकते हैं कि 74 ईयर्स ओल्ड आदमी की क्या मेंटल कंडीशन रही होगी। मतलब कोई भी आके अपनी वकालत की पढ़ाई समझा दे, यहाँ पे आके इमोशन भी कुछ होता है कि नहीं होता है। निकम साहब, उनका लड़का खोया है, इन्होंने FIR पढ़ा नहीं है या कानून की धारा समझा रहे हैं। और बिहार में जब वो रहते हैं, वो बॉम्बे आके कंप्लेन करे, बॉम्बे में आके जस्टिस मांगे। ये कोई मुंबई पुलिस तो दे रही जस्टिस 40 दिन में। ये कोई जरूरी नहीं है कि बम्बई में आके उन्होंने कंप्लेंट देनी चाहिए। अगर कानून आपको समझता होगा तो मैं आपको साफ बता दूंगा कि कानून की जो FIR उन्होंने की है, बिहार पुलिस की नैतिक जवाबदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो FIR महाराष्ट्र पुलिस के बाद ट्रांसफर नहीं, लेकिन ये अगर उनको महाराष्ट्र अगर महाराष्ट्र पुलिस के बारे में उनको कुछ डाउट है, अगर उनको कुछ कहना है कि महाराष्ट्र पुलिस पार्शियल इंक्वायरी कर रही है और न्याय नहीं देंगे, तो CBI की मांग कर सकते हैं। मैं किसी आपका जो कहना है कि बम्बई पुलिस ने कभी ये नहीं कहा है कि बात तो सुनिए, बम्बई में दर्ज कीजिए। बात सुनिए, आप खामोखाम इसको पहले अलग अलग तरह से पुलिस फोर्स को डिमोरलाइज कर रहे, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो महाराष्ट्र मुंबई पुलिस हो। इस तरह से डिस्करेज नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर PRO नहीं है, आप बात समझिए। व्हाई ही इज कमिंग, मुंबई पुलिस का PRO आके क्यों नहीं बता रहे हैं बात, बताइए। व्हाई होम मिनिस्टर इज ऑलवेज कमिंग एंड गिविंग एवरीथिंग, ऑल व्हाट इज हैपनिंग। और दूसरा चीज है, क्यों गलत क्यों है? बिहार के मिनिस्टर अगर आ सकते हैं आज चैनल पे, तो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने चैनल पे कुछ इंफॉर्मेशन दी। अगर मीडिया के रिपोर्टर्स को पूछा तो उसमें क्या गलत PRO का क्या काम है? मुझे बड़ी ताज्जुब की बात है। इसकी जरूरत नहीं है कि सिर्फ PRO ने बड़े, आपको पता नहीं है महाराष्ट्र में जितने भी बड़े सेंसेशनल मैटर्स हुए हैं, वहां इधर होम मिनिस्टर ने बात की है, चीफ मिनिस्टर ने बात की है। कभी कभी लोगों को समझाने के लिए, लोगों के काम दूर करने के लिए इस तरह की बातें बनाने चाहिए थे। आपका मतलब है क्योंकि मुखाग्नि देके आए और सीधे पुलिस को स्टेटमेंट दे जाके, अपने बच्चे को मुखाग्नि देके और स्टेटमेंट देके। कौन बोल रहा है ऐसा? कहीं किसी ने कहा नहीं है भाई साहब। मुंबई पुलिस का स्टेटमेंट है, जरा सुनिए। मुंबई पुलिस का स्टेटमेंट दिया है। पुलिस देखिए, पुलिस जो कर रही थी मुंबई पुलिस, कोई इंक्वायरी है, आप समझ लीजिए। विकास सिंह ने बात साफ कह दी कि इन्वेस्टिगेशन ये पूरी तफ्तीश अब मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस ना बने, इंसाफ का रास्ता खोजा जाए। परिवार तमाम बातों को FIR में लिख रहा है। अब ये चुनौती उनके सामने भी है कि क्या
रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस से ही क्यों जांच कराना चाहती है? अब तक तो सीबीआई की बात कर रही थी। बहुत सारे सवाल हैं, इन पर चर्चा और खबरें जारी रहेंगी। लेकिन अब हम आपको सुनाते हैं सुशांत के बारे में उनकी बहन ने क्या कहा। ये उनका लास्ट व्हाट्सएप बातचीत है अपने भाई के साथ, जो उन्होंने कहा था कि तुम अमेरिका आ जाओ मेरे पास। क्या कहा है अपने इस अकाउंट में, सुनिए। मुझे दर्द के झोंके महसूस हो रहे हैं। जब भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सहज हो रही हूं तो कोई ना कोई याद मुझे झकझोर देती है और मुझे फिर से तोड़ देती है। एक ऐसी ही याद मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूं, क्योंकि कहा जाता है कि आप अपने दुख को जितना बांटते हैं वो उतना कम होता जाता है। मुझे मेरे परिवार वालों ने हमेशा बताया कि मम्मी और पापा एक बेटा चाहते थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मम्मी की पहली संतान लड़का था, जिसे उन्होंने जन्म के सिर्फ 1.5 साल बाद खो दिया था। मुझे अपने पहले भाई से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मम्मी पापा को उम्मीद थी कि दूसरा बेटा आएगा। उन्होंने मन्नत मांगी और लगातार 2 सालों तक मां भगवती की पूजा की। उन्होंने व्रत रखा, हवन पूजन किया, धार्मिक स्थानों की यात्रा की और आध्यात्मिक लोगों से मुलाकात की। लेकिन तब मेरा जन्म हुआ, दिवाली के दिन। मां ने मुझे भाग्यशाली माना। वो अक्सर मुझे लक्ष्मी जी कहकर बुलाती थी। उन्होंने अपनी साधना जारी रखी और 1 साल के बाद भाई का जन्म हुआ। शुरू से वो मनमोहक था। अपनी खूबसूरत मुस्कान, टिमटिमाती आंखों से वो हर किसी का मन मोह लेता था। वो छोटा बच्चा मेरा पिठिया था। क्षेत्रीय हिंदी में पिठिया का मतलब होता है जो आपके तुरंत बाद आया हो। मम्मा को लगता था कि मेरी वजह से परिवार में उस बच्चे का बहुप्रतीक्षित आगमन हुआ है और मैंने पूरी खुशी में यह सम्मान स्वीकार किया था। मैं अपने छोटे भाई का काफी ध्यान रखती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरी ही वजह से धरती पर आया है। हम दोनों हमेशा साथ ही रहते, साथ खेलते, साथ डांस करते, साथ पढ़ाई करते, सारी बदमाशियां भी साथ करते थे। लोग अक्सर भूल जाते थे कि हम दोनों का वजूद अलग अलग है। वो हमें गुड़िया गुलशन कहा करते थे, जैसे हम एक ही हों। भाई को लोग प्यार से गुलशन बुलाते थे और मुझे गुड़िया। जब हमने स्कूल जाना शुरू किया तो हमें अलग अलग कक्षाओं में जाना होता था। भाई का नर्सरी क्लास और मेरा प्रेप एक ही बिल्डिंग में था, तो हमने स्कूल का पहला साल अच्छे से बिताया। लेकिन उसके बाद मेरा यूकेजी क्लास दूसरी बिल्डिंग में हो गया और उसका प्रेप पहली वाली बिल्डिंग में ही रहा। हम लोगों को अलग होना पड़ा। एक दिन जैसे ही लंच ब्रेक खत्म हुआ, मैंने भाई को अपने क्लास में देखा। उस वक्त हमारी उम्र 4-5 साल की रही होगी। मुझे उसे देखकर अपने क्लास में काफी हैरानी हुई और खुशी भी। मैंने उससे पूछा कि वो कैसे आया, क्योंकि उसकी बिल्डिंग करीब आधा किलोमीटर दूर थी। उसने मुझे बताया कि वो अकेला महसूस कर रहा था और मेरे पास आना चाहता था। उस वक्त मैं ये सोचने लगी कि वो कितना साहसी है, क्योंकि वॉचमैन की आंखों के सामने बिल्डिंग से निकलना, फिर आधा किलोमीटर की दूरी तय करना और फिर वॉचमैन की आंखों के सामने दूसरी बिल्डिंग में आकर मेरे क्लास को ढूंढ लेना कोई आसान बात नहीं थी। उसके मन की बात जानकर मुझे लगा कि उसके क्लास में भागना जायज है, क्योंकि मुझे भी वैसी भावनाओं का एहसास था। जब पापा ने मुझे पहली बार स्कूल में छोड़ा था, मैं लगातार चिल्लाती रही थी कि मुझे अकेला मत छोड़िए। ये वैसी जगह अकेले होने का डर था जहां आप किसी को नहीं जानते हैं। तब 5 साल की उम्र वाली बड़ी बहन होकर मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वो मेरे साथ रह सकता है। पहले तो मैंने उसे अपने और दोस्तों के बीच में छिपाने की कोशिश की, लेकिन अटेंडेंस लेते वक्त टीचर ने देख लिया। मैं थोड़ी डर गई, लेकिन फिर मैं अपने भाई को बचाने के लिए खड़ी हुई और टीचर को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने टीचर से पूछा कि क्लास खत्म होने तक वो मेरे साथ रह सकता है। टीचर ने इजाजत दे दी। हम खूब खुश हुए। 2 पीरियड के बाद उसे अपने क्लास में भेज दिया गया, लेकिन तब तक हमने खूब मस्ती कर ली थी। अब तेजी से आगे बढ़ते हैं और 2007 में चलते हैं। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई और मेरी विदाई हो रही थी, भाई ने मुझे जोर से पकड़ा और हम खूब रोए। मैं अमेरिका जा रही थी, लिहाजा हम दोनों ना तो साथ रहने वाले थे और ना ही जल्दी जल्दी हमारी मुलाकात होने वाली थी। हम दोनों अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। भाई बॉलीवुड चला गया और उसकी कामयाबियों पर हम गर्व करते रहे, लेकिन मुझे हर वक्त उसकी चिंता रहती।
मैं उसे हमेशा अमेरिका आने को कहती ताकि जिंदगी की शोर से दूर हम दोनों बचपन को फिर से जी सके। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती थी। मुझे अब भी लगता है कि एक दिन मैं अपने भाई को अपने बगल में देख पाऊंगी और कह सकूंगी ये सब एक बुरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। ये उनकी बहन ने शेयर किया है सोशल मीडिया पर। ये व्हाट्सएप मैसेज भी उन्होंने डाला है जब उन्होंने उन्हें आमंत्रण दिया था कि तुम मेरे पास अमेरिका आ जाओ, आना तो बहुत चाहता हूं, और फिर उसके आगे इमोजीज 3 हार्ट के भेजे थे सुशांत ने। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।